प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की इस व्याख्यान माला में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पूर्व में हमने रीतिकाल की विविध काव्यधाराओं पर चर्चा की और उनमें रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम रीतिकाल की अंतिम काव्यधारा, तीसरी काव्यधारा रीति मुक्त काव्यधारा पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। रीतिकाल में रीति साहित्य शास्त्रीय बंधनों में जकड़ा हुआ था, जिसके कारण इनका नामकरण पड़ा रीतिकाल। राज दरबारों में इसी तरह के साहित्य का सम्मान भी था, अर्थात हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि रीतिकाल के जो कवि हैं वो दरबारी कवि माने जाते हैं, किसी के आश्रय में पलने वाले कवि हैं। कुछ साहित्यकार रीति के निर्वाह में भी अपनी प्रतिभा और अनुभूति को कुछ हद तक अभिव्यक्त करते रहे। जैसे कहा जाता है कि भाई राज दरबारों में जो कविता है वो अपने आश्रय दाता की रुचि और विषय की अनुकूल होती थी, उनका ध्यान रखना पड़ता था उनको, और इसीलिए कविता में श्रृंगारिकता भी आ गई थी और विशेष रूप से संयोग पक्ष का बहुत ही चित्रण हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने ऐसे माहौल में भी अपनी जो अनुभूति थी उसको तलाशा और उसके हिसाब से उन्होंने अभिव्यक्त किया, अर्थात अपनी जो मौलिकता थी उसको नहीं खोया। एक तरह से ये कवि अनुभूति और अभिव्यक्ति के धरातल पर विद्रोही थे, अर्थात उस माहौल से अलग जो कविताएं लिख रहे थे तो एक तरह से उस रीति से मुक्त कवि थे। एक तरह से ये कवि अनुभूति और अभिव्यक्ति के धरातल पर उस तत्कालीन जो कविता थी उसका विद्रोह करते हुए हमें दिखाई देते हैं। वे तत्कालीन काव्य को रूढ़िबद्धता से अर्थात रीति से मुक्त करना चाहते थे, अर्थात जिस तरह से रीति की परंपरा चल रही थी उससे वो मुक्त करना चाहते, इसीलिए वे रीति मुक्त कवि कहलाए। इनका विरोध मात्र काव्य रीतियों के प्रति नहीं, कुछ हद तक रूढ़ सामाजिक राजनीतिक प्रवेश के प्रति भी था। इस रूप में वे अपने काल के सभी काव्य धाराओं से अलग थे। उनका व्यक्तित्व और उनका साहित्य अभिन्न था। घनानंद के शब्दों में अगर हमें कहना हो तो हम कहेंगे, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। अब देखिए घनानंद के शब्द के तो लोग तो कविता बनाने में लगे हुए हैं, अर्थात एक तरह से कविता की रचना कर रहे हैं बलपूर्वक, लेकिन मेरे को तो मेरे काव्य बना रहे हैं, अर्थात स्वाभाविकता दिखाई देती है उनके काव्य में। और एक तरह से जो पहले हम चर्चा कर चुके हैं रीति बद्ध और रीति सिद्ध में, उस रीति परंपरा से ये अलग कवि है। वस्तुतः रीति काल में जिन कवियों ने अपनी रचनाओं में स्वच्छंदता पूर्वक प्रेम की कसक या प्रेम की पीर को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, ऐसे कवियों को रीति मुक्त काव्य धारा में माना गया है, अर्थात उनको रीति मुक्त कवि कहा गया है और उनके काव्य को रीति मुक्त काव्य। इन्होंने लक्ष्य तथा लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, केवल मुक्तक काव्य की शैलियों में श्रृंगार, नीति, वीर तथा भक्ति की मुक्तक रचनाएं लिखी हैं। इनके काव्य में भाव पक्ष को प्रधानता मिली, पूरी तरह से भाव पक्ष प्रधान रहा है। इनकी शैली अलंकारिकता के अनावश्यक बोझ के नीचे नहीं दबी, अर्थात उन्होंने, जब हम कला पक्ष और भाव पक्ष की चर्चा करते हैं तो इनका भाव पक्ष बहुत ही प्रबल है, और इन्होंने ये अनावश्यक जो कला के शास्त्रीय लक्षण थे उनको या अलंकारिकता थी उनको अपनी कविता पर बोझ नहीं बनने दिया। इनकी कविता में सामाजिक अवहेलना भी नहीं है और न ही रुग्ण श्रृंगारिकता है। भाषा के क्षेत्र में भी अधिक सफाई है उनके काव्य में। इन कवियों ने अपने व्यक्तित्व या अपने व्यक्तिगत जीवन में भी स्वच्छंदता का ही परिचय दिया है। इन कवियों में जैसे घनानंद है, आलम है, बोधा है, ठाकुर, इनके जीवन में किसी न किसी ऐसी नारी का प्रवेश रहा है जो तत्कालीन समाज के लिए अनैतिक था। अनैतिक, भ्रष्ट और दंभी समाज में नैतिकता की परिभाषा ही बदल जाती है। आप समझते हैं कि जब इस तरह का वातावरण हो तो यहाँ की जो परिभाषाएं हैं नैतिकता की वो पूरी तरह से बदल जाती है। बड़ी अजीब बात है कि हरम में नारियों का रखना, चोरी छिपे नारी से शारीरिक संबंध रखना उस समाज में प्रतिष्ठा के अंग माने जाते थे, लेकिन किसी विजाति या विधर्मी या कह सकते हैं नारी से प्रकट रूप में प्रेम करना अनैतिक या नीति विपरीत था। साहित्य में बिना राधा कृष्ण की ओट लिए अपने प्रेम पात्र का नाम लेकर सीधी और मुक्त प्रेमानुभूति को अभिव्यक्त करना रीति तथा नीति दोनों के विपरीत था।
इसलिए इन कवियों को राज सत्ता और समाज का कड़ा विरोध सहन करना पड़ा, क्योंकि ये बड़े स्वच्छंद थे और खुले रूप में करते थे। जो पाखंड जो समाज में दिखाई देती थी नैतिकता की, वैसे तो आप चारित्र रूप से विकृत हैं, लेकिन समाज में उनका प्रचलन नहीं था, उसको अनैतिक मानते थे। इसके बावजूद ये प्रेम पीर के मत वाले अपने प्रेम भाव को निर्भीकता से अभिव्यक्त करते थे, व्यक्त करते थे। ये काव्य धारा रीति काव्य की प्रतिक्रियात्मक रूप में विकसित हुई है, अर्थात जो रीति काव्य था उसकी प्रतिक्रिया में ही जैसे ये धारा उस काल में विकसित हुई है। इस परिपाटी को तोड़कर स्वानुभूति और भाव की तीव्रता और उसकी सहज अकृत्रिम अभिव्यक्ति पर ये कवि बल देते थे। स्वच्छंद काव्य धारा की को कमोबेश मात्रा में बनी बनवारी, रसिक, गोविंद, रसनिधि, नागरीदास, रामदास सहाय, पजनेश, सुंदर कुमार, बाई रतन कुंवर बीबी, गुमान, मिश्रा आदि कवियों ने अपना इस काव्य धारा में बड़ा योगदान दिया है। लेकिन प्रमुख रूप से इन कवियों में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और दिग्विजय भी हैं, जो इस साहित्य के सर्वा रहे हैं। हम यहाँ रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं रीति काव्य धारा के, उनकी चर्चा कर रहे हैं। इनमें सबसे पहले हम जबकि जिक्र कर चुके घनानंद है। घनानंद रीतिमुख काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इसकी साक्षात मूर्ति कवि घनानंद का जन्म लगभग सन 1764 और निधन 1796 में नादिर शाही में हुआ। ये जाति के कायस थे और दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। एक दिन कुछ चक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी बहुत अच्छा गाते हैं। इन्होंने गाने की टाल मटोल की। लोगों ने कहा कि ये अपनी प्रेमिका सुजान के कहने पर अवश्य गा देंगे। सुजान को दरबार में बुलाया गया। घनानंद ने अपनी प्रेमिका की ओर मुख करके और बादशाह की ओर पीट करके ऐसा गजब गाया कि सभी तन में और दंग रह गए, सब मंत्रमुग्ध हो गए। बादशाह ने रुष्ट होकर इन्हें शहर से निकाल दिया। इन्होंने सुजान को साथ ले जाना चाहा पर वे नहीं गई। इस पर इन्हें विराग उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन चले गए और वहां निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। सुजान की याद में इन्हें जीवन भर उसकी याद में कविता करते रहे या सुजान की याद इन्हें जीवन भर आती रही। घनानंद की लगभग 50 कृतियां कही जाती हैं। सुजान सागर, विरलीला, काकेसार, रस केवी वल्ली और कृपाकांड नामक ग्रंथ उपलब्ध हैं। नगेंद्र के अनुसार अब तक विविध शीर्षकों के अंतर्गत संकलित 752 कवित सवैये, 1057 पद और 2354 दोहे चौपाइयां प्राप्त होती हैं इनकी। घनानंद मुख्यतः श्रृंगार के कवि हैं। वियोग श्रृंगार में इनकी वृत्ति अधिक है, अर्थात संयोग, जैसे श्रृंगार की दो वृत्तियां होती हैं, संयोग और वियोग। ये वियोग श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल इनके संबंध में लिखते हैं, ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर लेकर इनकी वाणी का उद्भव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं मिलता है। इनकी प्रेम क्रीड़ा में विलासता नहीं, प्रेम भावों का सहज अकृत्रिम चित्रण हुआ है। यद्यपि घनानंद को संयोग का अवसर ही कम मिला, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरह से सुजान के वियोग में इन्होंने अपनी काव्य रचना की। सुजान ने इसके साथ आने से मना कर दिया। इस तरह से वे संयोग पक्ष इनका बहुत कमजोर माना जाता है। वियोग की रचनाएं की है, लेकिन जहां मिला उसमें सुरती और सुरताल की चित्र भी प्राय कम ही है। उनके काव्य में प्रेम में विरह की प्रधानता है। वस्तुतः उनका काव्य विरह काव्य है। प्रणय, विभोर, मन की कोई ऐसी वृत्ति नहीं है जिसका सहज स्वाभाविक अंकन इनके काव्य में नहीं। इनमें बाहरी उछल कूद नहीं है, जो है वो भीतर दिल का हाल है, दिल की हलचल है। इनका प्रेम फारसी काव्य पद्धति तथा सूफी पद्धति दोनों से ही प्रभावित दिखाई देता है, यानी सूफी और फारसी दोनों ही उनके प्रभाव के कवि दिखाई देते हैं। वियोग और श्रृंगार दोनों धरातल पर कवि भावमगन हो जाते हैं। उनके काव्य सुजान, प्रेमिका और आराध्य कृष्ण दोनों का ही एक तरह से मिला जुला रहस्यात्मक रूप बन जाता है, ऐसा हमें प्रतीत होने लगता है उनके काव्य के अध्ययन के दौरान। लेकिन इनका भक्ति भाव उनके सुजान प्रेम का रूपांतरण है। घनानंद प्रेम मार्ग के एक सफल कवि माने जाते हैं। एक उदाहरण मैं यहाँ आप सबके सामने देना चाहूंगा।
घनानंद एक जगह लिखते हैं कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जय है नेकू शानपन बांक नहीं, अर्थात जिसमें कोई शानपन नहीं है। तह साचे चले तजी आपन पो, जिसके कपटी जो निशांक नहीं, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, इन एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन सी पार्टी पड़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। देखिए कि वो कहते हैं प्रेम का जो मार्ग वो बड़ा सीधा है, इसमें कहीं कोई शानापन और या बांकपन हमें नहीं होना चाहिए, और सीधा सीधा है जिसमें कपट कुपट की कोई जगह नहीं होती है। यद्यपि अपने काव्य को सजाने संवारने का प्रयत्न उन्होंने नहीं किया। उनका तो यहाँ तक कहना था कि समझे कविता घनानंद की, ये आंखें नेह की पीर तकिया। देखिए कि घनानंद वो स्पष्ट कहते हैं कि घनानंद की कविता को समझने के लिए दिल की आंखें चाहिए और प्यार की पीड़ा चाहिए, प्यार की वेदना चाहिए, वही घनानंद की कविता को समझ सकता है। सच्ची अनुभूति की सहज अभिव्यक्ति प्रभावी भी होती है, ये स्पष्ट है, और अपने आप में सुंदर भी। ये सभी को प्रतीत होता है कि जो सहज है, सच्ची अनुभूति है, वो सुंदर होती है, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम। इसीलिए उनके काव्य में भाषा, अलंकार, छंद और काव्य गुण सहज और सुंदर रूप में प्रकट हुए हैं। इनकी साहित्यिक ब्रज भाषा में सहज माधुरी विद्यमान है। आचार्य शुक्ल एक जगह पे इनके संबंध में कहते हैं, घनानंद जी उन बिरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजना बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं व अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेजोड़ प्रयोग करने वाला पुराने कवियों में दूसरा नहीं। इनके अलावा भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। वे एक सहज भावुक कवि थे, उन्हें अपने हृदय के भावों का स्पष्टीकरण मात्र ही अपेक्षित था। वे कहते हैं एक जगह पे, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। घनानंद कविता की सहज मार्ग के पथिक थे। बोधा, आलम, ठाकुर आदि रीतिकालीन कवि तथा भारतेंदु, सत्यनारायण, कवि रतन और प्रेमधन आदि भी इसी पथ के पथिक बने। भक्ति काल में ब्रज भाषा काव्य में जो स्थान सूरदास का है, रीतिकाल में ब्रज भाषा काव्य में वही स्थान घनानंद जी का है। कुल मिलाकर भावात्मकता के साथ साथ शैली की प्रौढ़ता, सशक्तता, लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता आदि की दृष्टि से घनानंद का जो काव्य है बहुत ही समृद्ध और संपन्न दिखाई देता है। उनका काव्य हिंदी मुक्तकों के सौंदर्य की चरम सीमा का स्पर्श करता हुआ प्रतीत होता है। दूसरे जो कवि हैं वो है आलम। ये जाति के ब्राह्मण थे, पर शेख नाम की रंगरेजिन के प्रेम में पड़कर उनसे विवाह किया और मुसलमान हो गए। इनकी प्रेम कहानी, ये इनका जो समय माना जाता है 1740 से 1760 के आसपास का समय है। इनकी प्रेम कहानी भी बड़ी विचित्र है। आलम ने अपनी पगड़ी रंगने को दी थी, जिसमें दोहे की पंक्ति बंधी हुई रह गई, कनक छड़ी सी कामनी काहे को कटी छीन। ये एक पंक्ति थी जो उनकी पगड़ी में रह गई। रंगरेजिन भी कवित्री थी, उसने उस आधी पंक्ति को पूरा भेज दिया। कटी को कंचन काटी विधि कुचन मंद धरी धीन, यानी जो पहली पंक्ति जो भेजी थी या पगड़ी में रह गई थी कि कनक छड़ी सी कामनी काहे को कटी छीन, और रंगरेजन ने उसे पूरा करते हुए लिख दिया कि कटी को कंचन काटी विधि कुचन मद धरी दीन। उन्होंने रंगरेजन की काव्य प्रतिभा पर रीझ कर उनके साथ निगाह किया और ब्राह्मण से मुसलमान हो गए। इसी आधार पर कहा जाता है कि शेख छाप की रचनाएं आलम की पत्नी की हैं। इनकी कविताओं का संग्रह आलम केली के नाम से निकला। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये प्रेमोन्मत्त कवि और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। प्रेम की पीर या इसका दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आलम केली के उनके जो मुक्तक काव्य का संकलन है, इनमें से अधिकांश रचनाओं में रीति निर्वाह का प्रयास दिखाई देता है। घनानंद की भांति आलम भी सर्वथा स्वच्छंद थे, मुक्त थे, मस्त थे, लेकिन व्यक्तिगत प्रेमानुभूति की अभिव्यक्ति जब वे करते थे तो वो रीति मुक्त या स्वच्छंदता की कुछ प्रवृत्तियों की काव्य में भी उनमें प्रवृत्तियां भी उनके काव्य में दिखाई दे जाती थी। बोधा अगला जो कवि है रीतिकाल की इस काव्य धारा यानी रीति मुक्त काव्य धारा में, ये राजापुर जिला बांदा के रहने वाले थे। इनका असली नाम था बुद्धिसेन। ये महाराजा पन्ना के दरबार में रहते थे। महाराज प्यार से इन्हें बोधा कहते थे। ये दरबार की किसी सुभान नामक की वेश्या पर आसक्त थे।
राजा ने असंतुष्ट होकर इन्हें देश निकाला दे दिया। इसी समय में इन्होंने विरह वारिस काव्य की रचना की। लौटने पर यानी 6 महीने के लिए देश निकाला दिया था इन्हें, और लौटने पर राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें सुभान वेश्या उपहार में दे दी। इनका दूसरा काव्य ग्रंथ है इश्क नामा, जिस पर फारसी का स्पष्ट प्रभाव हमें दिखाई देता है। बोधा शुरू से अंत तक प्रेम वेदना के कवि थे। स्पष्ट निसंकोच अकृत्रिम भावाव्यक्ति उनके काव्य की निजी विशेषता थी। भावाव्यक्ति स्वच्छंद धारा के अन्य कवियों की अपेक्षा इनमें हमें अधिक दिखाई देती है। अगले जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो ठाकुर हैं। ठाकुर का जन्म ओरछा यानी बुंदेलखंड में 1823 में हुआ। इनका जोधपुर और बिजावर के राज्यों में बड़ा मान था। इनकी जब हम खोज करते हैं रचनाओं की, तो इनमें 3 कृतियों में उपलब्ध होती हैं। ये कवित, नंबर 1 कवित फुटकर कला, नंबर 2 कूट कवित, और नंबर 3 है ठाकुर स्तव। इनकी रचनाओं का एक संकलन लाला भगवान दास ने ठाकुर ठसक नामक से भी प्रकाशित किया है। ठाकुर प्रेम के कवि थे जो पूर्णतः लौकिक धरातल पर खड़ा था। उसमें भक्ति माल की भी था, निजी अनुभूति की अभिव्यक्ता थे, लेकिन नितांत एकांतिक नहीं थे। अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों धरातलों पर वे लोक जीवन से जुड़े थे। बोलचाल की भाषा, बुंदेलखंडी शब्द बाहुलता, कहावतें, लोकोक्तियों का सहज सुंदर प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में, साहित्य में बड़ी मानस की गहराइयों को छूने वाली क्षमता के साथ किया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रीति काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं उनमें घनानंद, आलम, बोधा ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। और इन रीति मुक्त की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनका हम यहाँ पे संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1 रीति परंपरा का विरोध, क्योंकि रीति मुक्त इसीलिए है क्योंकि उन्होंने रीति जो परंपरा थी उसका विरोध किया था। नंबर 2 स्वच्छंद संयुक्त प्रेम का चित्रण। रीति मुक्त जो कविता थी वो स्वच्छंद थी, संयुक्त प्रेम का चित्रण है। ऐसा नहीं है, उनके जो प्रेम का जो भाव था उच्छृंखल नहीं था, बिखरा हुआ नहीं था, एक संयमित प्रेम था। नंबर 3 काव्यगत स्वच्छंदता दृष्टिकोण, कि उनके काव्य में स्वच्छंदता दिखाई देती है। एक ऐसा दृष्टिकोण है कि काव्य स्वच्छंद होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए। जो मन की अनुभूतियां हैं वो किसी बंधन में बंध होकर के नहीं। नंबर 4 है भाव प्रवणता। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इनका जो काव्य है वो भावुकतापूर्ण है, यानी भाव पक्ष उनका बहुत ही मजबूत है। कला पक्ष पर उन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया, यानी भाव प्रधानता है। नंबर 5 श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष। देखिए श्रृंगारिकता तो पूरे रीतिकाल में हमें दिखाई देती है, लेकिन श्रृंगार रस में भी संयोग और वियोग दोनों पक्ष हैं। और मुक्त इन्होंने संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का सुंदर चित्रण किया है, लेकिन कहीं न कहीं वियोग पक्ष इनका भारी है, अर्थात वियोग पक्ष जो है उसकी प्रधानता में दिखाई देती। नंबर 6 है वैयक्तिकता। वैयक्तिकता नहीं, पूरे अपने व्यक्तित्व पर विश्वास करते हैं, यानी पूरे व्यक्तित्व उनकी जो स्वच्छंदता थी, एक तरह की जो व्यक्तित्व दिखाई देता, जैसा उनका जीवन था वैसा ही उनका काव्य था, ये कहा जा सकता है। नंबर 7 नारी के प्रति एक नया दृष्टिकोण। अब देखिए कि इसमें एक बहुत ही विशेष बात, ऋषि काल के अंदर नारी को भोग की वस्तु माना जाता था, लेकिन इनका जो दृष्टिकोण था ये बिल्कुल अलग था। वे स्वाभाविक दृष्टिकोण, नारी का सम्मान करने वाले कवि थे। नारी को मात्र बहुविलास की वस्तु नहीं मानते थे, प्रेम का दृष्टिकोण इनमें एक नया दृष्टिकोण था नारी के प्रति। और नंबर 8 प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण बहुत भरपूर मात्रा में इनके काव्य में दिखाई देता है। बोधा में, आलम में प्रकृति का बहुत सुंदर, ऋतुओं का वर्णन इनकी कविता में दिखाई देता। नंबर 5 फारसी काव्य कला का प्रभाव इनकी कविता पर था। नंबर 10 भक्ति का स्वरूप, यानी ये कवि रीतिकाल के कवि चाहे वो भोग विलास में डूबे हों या श्रृंगार का सभी वर्णन कर, लेकिन भौतिकता के साथ साथ इनमें भक्ति का स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यानी भक्ति भी ये करते हैं। नंबर 11 है भाषा का साधारण प्रयोग, यानी बहुत अच्छा प्रयोग। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि रीतिकाल के अंदर जो ब्रज भाषा है, विशेष रूप से ब्रज भाषा, वो बड़ी सुधरी हुई भाषा है, परिमार्जित भाषा है। तो ब्रज भाषा का जो परिमार्जित स्वरूप है वो रीति मुक्त कवियों में भी हम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नंबर 7 है, नंबर 12 है शब्दालंकार। देखो कि अलंकार तो बहुत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इन कवियों ने शब्दालंकारों का प्रयोग किया है, यानी अर्थालंकारों के बजाय शब्दालंकारों पर इनका अधिक जोर रहा है। नंबर
13 है तत्कालीन सांस्कृतिक झांकी, यानी पहले भी हम पूर्व कर चुके हैं कि किस प्रकार से इनका जब हम काव्य अध्ययन करते हैं तो उस समय, यानी उस समय के परिस्थितियां, उस समय का परिवेश, उस समय की जो सांस्कृतिक झांकी है वो स्पष्ट रूप से उनके काव्य में दिखाई देती है। और नंबर 14 है कि मुक्तक शैली, स्पष्ट रूप से कि इनके काव्य में मुक्तक है, यानी कविता का जो मुक्तक रूप उस पूरे रीतिकाल में हमें दिखाई देता है। तो रीति जो मुक्त कवि हैं उनके काव्य में भी हमें इस मुक्तक शैली के, यानी काव्य की जो मुक्तक शैली है उसका रूप दिखाई देता है, उसकी प्रधानता हमें दिखाई देती है। इस प्रकार से हमने यहाँ आज चर्चा की रीतिकाल के जो काव्य परंपरा है, रीति मुक्त परंपरा, उसके विस्तार से चर्चा की। आज इतना ही, आगे इसी के संबंध में और हम रीतिकाल के संबंध में